कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सही होंगे आप लोग। नवीन यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज फाइनेंशियल मार्केट का एडवांस चैप्टर शुरू हो चुका है। आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के एडवांस चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी से क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहले प्रीवियस ईयर जो आज नए जुड़े हैं वो प्रीवियस क्लासेस हमारी देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं डियर आज की हम नेक्स्ट क्लास। ट्रिपल आर के बाद नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक आर रिजर्व रेपो रेशियो पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं रिजर्व रेपो रेशियो। इसके बाद हम थर्ड पढ़ रहे हैं एमसीएफ, जो लैब के अंतर्गत ही थर्ड है। एमसीएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई द्वारा 2011 में लैब के अंतर्गत लागू किया गया था एमसीएफ को। इसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए एनडीटीएल के 2% तक धन उधार लेकर तरलता की समस्या को दूर कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत यह रेपो रेट से 0.25% ऊपर रहता है, जो वर्तमान में 6.25 है। रेपो रेट है हमारी 6.5, इससे ये 0.25% आगे रहेगा। यहां पे हमें डियर एक नई टर्मिनोलॉजी मिली है, एनडीटीएल। एनडीटीएल के 2% से ऊपर रहता है। अब डियर हम यहां पे ये देख लेते हैं एनडीटीएल होता क्या है। एनडीटीएल की फुल फॉर्म है नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। देखो बैंकों के पास एक चीज समझ लेना, बैंकों के पास जो आप पैसे जमा करवा के आते हो तब आप क्या कहते हो, मैंने अपने खाते में पैसे जमा करवा दिए, अब मेरे खाते सिक्योर भी है मेरा पैसा और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, मगर बैंकों के लिए आपके लिए वो एसेट्स है, मगर बैंकों के लिए वो लायबिलिटी है। आने वाले समय में जब भी आप मांगोगे आपको वो पैसा बैंकों को देना पड़ेगा। और बैंक जब लायबिलिटी देते हैं आपको, जब लोन देते हैं आपको, तो आप क्या कहते हो कि पेमेंट आ गई है, मुझे पैसा चुकाना है। किसका? मुझे पैसा चुकाना है बैंक का, क्योंकि मेरे सिर पर ये लायबिलिटी है, मगर बैंकों के लिए वो एसेट्स है। उल्टा होता है, जो आपके लिए एसेट्स होता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, जो बैंक के लिए लायबिलिटी होगी वो आपके लिए एसेट्स होगा। तो डिमांड डिपॉजिट वो मांग देनदारियां जो मांगने पर दिया जाता है। जैसे डिमांड डिपॉजिट क्या है, चालू खाते में जमा धन। चालू खाता मतलब करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट होता है फॉर बिजनेस, करंट अकाउंट में जमा धन, बचत खाते में जमानत, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सारे होती हैं डिमांड लायबिलिटी जो मांगने पर दी जाएंगी बैंकों के द्वारा। टाइम लायबिलिटी ऐसी जमाएं जो समय पूरा होने पर ही देनी पड़ती हैं। सावधि देनदारियां, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड गोल्ड डिपॉजिट, ये सारी डिपॉजिट हैं जो टाइम मांगने पर दी जाएंगी, और ये सारी है जो मांगने पर कभी भी दी जा सकती हैं, ये टाइम पे दी जाएंगी। इन दोनों का जो भी होगा अमाउंट उसका 2% होगा, वो एमएसएफ लिया जा सकता है रातों रात, एक रात के लिए। ये भी डियर लिक्विडिटी के लिए है। रेपो रेट 1 दिन से लेकर 28 दिन तक काम करता है, मगर अगर लोन चाहिए रातों रात के लिए तो ये काम करता है एनडीटीएल सिर्फ ओवरनाइट के लिए ये काम करता है, ओवरनाइट के लिए सिर्फ ये काम करता है। नेक्स्ट ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई ने ये एक नया इंस्ट्रूमेंट 2014 में अपनाना शुरू किया था। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। ओएमओ में आरबीआई खुले बाजार में, ये गलत प्रिंट हो गया लड़के से। आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों जी-सैक को खरीदता और बेचता है। आरबीआई इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। डियर ध्यान रखना, रेपो रेट में ये ट्रांजैक्शन जो होती है ये बैंक की मर्जी पर निर्धारित होती है कि वो कितने करोड़ की ट्रांजैक्शन, तरलता कितने करोड़ आनी है, मगर ओएमओ के अंदर ये बैंक आरबीआई निर्धारित करता है कि बैंकों की तरलता कितने करोड़ के अंदर आनी है। बड़ी मात्रा में आरबीआई इसको सेल एंड परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इसका क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है तरलता नियंत्रित करना। तरलता नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, अगर वो आरबीआई जी-सैक खरीदता है, आरबीआई जी-सैक खरीदता है
तरलता बढ़ेगी, आरबीआई जीसैक को खरीदेगा, बदले में क्या देगा, बदले में बैंकों को मनी देगा। वो मनी बैंक कहां देंगे, वो जनता को देंगे लोन के लिए, और तरलता मार्केट में बढ़ जाएगी। आरबीआई जीसैक को बेचेगा, मतलब तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम होगी, इसका मतलब क्या है, जीसैक को बेचेगा, तरलता कम होगी, बैंकों के पास पैसा क्या होगा, कम होगा, तो वो लोन भी क्या करेंगे, कम करेंगे, मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। ओएमओ खुले बाजार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। एक ही नया है ऑपरेशन ट्विस्ट, क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई, ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा सर्वप्रथम 2019 में इस अपरंपरागत मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नहीं है ये मौद्रिक है, मौद्रिक नीति का एक अपरंपरागत उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन ब्याज दरों को कम कर दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई ओएमओ द्वारा, जो भी पढ़ाया हमने लास्ट, ओएमओ द्वारा अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर आय प्राप्त करता है। वह इस आय का प्रयोग दीर्घावधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने में कर देता है, जिससे अल्पकालीन प्रतिभूतियों को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर देता है। मतलब कुल मिला के क्या है, ओएमओ के द्वारा जो अल्पकालीन लोन दिया जाता था, ओएमओ से अल्पकालीन पैसा क्रिएट करके उसको दीर्घावधि ट्रेजरी बिल में आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए इसे ऑपरेशन ट्विस्ट किया जाता है। मेन काम यह है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाए मार्केट में। प्रभाव, इसमें भूमि आवास की, भूमि आवास की खरीद, बुनियादी ढांचे व ऑटो सेक्टर के दीर्घकालीन निवेश होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार व मांग बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि भूमि आवास, ऑटो सेक्टर, बुनियादी सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डियर, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ये रातों रात नहीं बनते हैं, एक फ्लाईओवर में भी कई बार तो 3-3 पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब तक वो फ्लाईओवर नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे में चाहिए लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन की ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा व्यवस्था करता है आरबीआई। नेक्स्ट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। देखो 2016 में और 2008 में अगर बात की जाए, विश्व के दो सबसे बड़े बैंक लेमन ब्रदर्स एंड गोल्डमैन सैक्स डूब गया। गोल्डमैन सैक्स को तो बाद में यूनाइटेड गवर्नमेंट सरकार द्वारा स्टेबल किया गया, तब जाके वो चला। मगर भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत में एक बैंक तो छोड़ो, एक सेंट्रल बैंक तो छोड़ो, कोई बैंक तो छोड़ो, कोई भी डूबा नहीं। उसका क्या कारण है, भारत की बैंकिंग सिस्टम को डियर इस हिसाब से बनाया गया है, रिजर्व को, रिक्वायरमेंट्स को इस हिसाब से बनाया गया है कि भारत में कभी कोई बैंक डूब ही नहीं सकता। जैसे ही बैंक इस कंडीशंस को ओवर मैच करते हैं, तभी पहचान लिया जाएगा कि बैंकों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो है और एसएलआर, दो हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं दोनों। सबसे पहले पढ़ते हैं सीआरआर। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है, वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल, एनडीपीएल नहीं है जिसको भी हमने लास्ट पढ़ा है, एनडीटीएल एमएसएफ में, एनडीटीएल का एक भाग आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। इस पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। इस पर बैंकों को आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है। एक मिनट होल्ड करना जरा। इस पर बैंकों को कोई भी नहीं, आप नहीं, इस पर आरबीआई बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है। एनडीटीएल का जो एक भाग है, एनडीटीएल का परसेंटेज है, वो कैश के रूप में रखना है आरबीआई के पास, और वो कितना है, 4.5% है। ये कैश के रूप में रखा जाएगा आरबीआई के पास। ये है हमारा सीआरआर, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ सीआरआर ही नहीं, सिर्फ 4% ही नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट है, यदि सीआरआर को आरबीआई कम करती है तो बैंकों की साख सर्जन, क्रेडिट क्रिएशन
क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे मांग बढ़ेगी, वह जीडीपी में वृद्धि होगी। बैंकों के पास साख सर्जन क्षमता बढ़ेगी, पैसा आएगा तो बैंक उसको लोन में कन्वर्ट करेंगे, और लोन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ ही बैंक क्या करेंगे, बैंकों की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। यदि सीआरआर को आरबीआई बढ़ाता है तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता कम होगी, जिससे साख संकुचन या क्रेडिट स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। वर्तमान में सीआरआर 4.5% है। सीआरआर वर्तमान में 4.5% है। डियर याद रखना जो मैं लिख रहा हूं ना लाइनें कि सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये सारा आपको याद करके समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना बात नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा सीआरआर क्या होता है, कितने परसेंट है, ये तो मैं लिख देता हूं आप में से किसी की डिमांड पूरी करने के लिए, मगर क्वेश्चन यहां से आएगा अगर आरबीआई सीआरआर को कम करती है तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये लिख लेना, मैंने तो लिख दिया पूरा, जिससे मांग बढ़ेगी वह जीडीपी में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, एक स्कोर देख लेते हैं बीच में, एसएलआर सीआरआर के बीच में इसको देख लेते हैं, वैसे तो ये खत्म कर दिया है। आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, वृद्धिशील नगद आरक्षी अनुपात। अब ये क्या है, आरबीआई द्वारा 2000 में नोटबंदी के समय आईसीआरआर को लागू किया गया था। नोटबंदी के समय बैंकिंग सेक्टर में पैसा ज्यादा आ गया था, जो पैसा आना भी नहीं चाहिए था वो पैसा भी मार्केट में आ गया था, बैंकों के पास आ गया था, और उस पैसे का क्या होना था, उस पैसे का बैंकिंग सेक्टर में सक करना था। ठीक है, उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को अवशोषित करना था, जो 2000 के नोटों की बैंकिंग प्रणाली में वापसी के कारण उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में आरबीआई ने आईसीआर को समाप्त कर दिया है। क्यों, 2000 के नोटों की समस्या ही अब समाप्त हो गई है, बैंकों के पास अब 2000 के नोटों की समस्या है ही नहीं किसी प्रकार से, इसीलिए भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आईसीआर को खत्म कर दिया गया है। मगर आप लोगों का समझना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने जो खत्म कर दिया गया है, जो चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया है, उसको 3-3 साल बाद एग्जाम के बाद पूछा है, इसीलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। जो पढ़ा है ना हमने सीआरआर, उसके बाद नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल, सीआरआर में भी एनडीटीएल, एमएसएफ में भी एनडीटीएल और एसएलआर में भी एनडीटीएल, एनडीटीएल का एक भाग स्वयं के पास, वो था सीआरआर था सरकार के और आरबीआई के पास, ये है बैंक अपने पास स्वयं रखेंगे, स्वयं के पास तरलता बनाए रखने के लिए रखना पड़ता है। देखो डियर, आरबीआई ने दोनों जगह ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बैंक डूबे नहीं। अगर बैंकों को व्यवस्था दी है सीआरआर के थ्रू कि अपने आरबीआई के पास रखने को कैश रखना पड़ता है, मगर एसएलआर बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। अगर आरबीआई ने सीआरआर को रखना पड़ता है, ओनली कैश में मेंटेन करना पड़ता है एसबीआई आरबीआई के पास, तो एसएलआर बैंक खुद अपने पास स्वयं मेंटेन करते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, और वो मेंटेन करते हैं 3 फॉर्म में। जैसे सीआरआर एस हो रहा है सिर्फ कैश में, एसएलआर के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैश, आप कैश में भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड है गोल्ड, आप गोल्ड में भी मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप इन तीनों में एक मेंटेन कर सकते हैं एनडीटीएल का 1%, और वो परसेंटेज क्या है, एनडीटीएल का 18% आप कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप मेंटेन करके रख सकते हैं। 2022 से उपयुक्त के अलावा एसडीएफ रेट के अंतर्गत आरबीआई के पास रखी गई ओवरनाइट जमाएं भी तरल संपत्तियों में जमा या शामिल की जाएंगी। मतलब अगर एसडीएफ के अंतर्गत आपने अगर ओवरनाइट लोन लेने के लिए आरबीआई के पास कुछ संपत्ति जमा करवा रखी है और यहाँ संपत्ति कम पड़ गई, तो ये माना जाएगा कि वहां संपत्ति आपने जमा करवाई है, तो आपने अपना मेंटेन कर लिया है एसएलआर। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति कम करने के लिए आरबीआई द्वारा एसएलआर में बढ़ोतरी की जाती है। सीधी सी बात है, मुद्रास्फीति कब होगी, जब होंगे पैसे। पैसे अगर हैं तभी तो डिमांड है, पैसे कम कर दो डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी तो सीधी सी बात है महंगाई भी नहीं रहेगी। जीडीपी ग्रोथ के लिए या मांग बढ़ाने के लिए एसएलआर में कमी की जाती है। जब जीडीपी ग्रोथ को कम करना है या मांग जो बढ़ी है गर्व करना है या इन्फ्लेशन को कम करना है, तो एसएलआर में
सॉरी जीडीपी ग्रोथ के लिए मांग को बढ़ाने के लिए कम की जाएगी, एसएलआर में कमी की जाएगी। वर्तमान में एसएलआर कितना है, 18% है एसएलआर। नेक्स्ट है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। देखो कोई भी बैंक ये चाहता है, बैंकों में आज चाहे सरकारी है या प्राइवेट है, दोनों बैंकों में काफी कड़ा क्या है, प्रतियोगिता है। हर कोई चाहता है कि बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। इसके लिए बैंक कुछ रियायतें भी देता है उस कंपनी को, मगर बैंकिंग सेक्टर में रियायतें देने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किसी कॉर्पोरेट ने रिश्वत दी हो, या बैंक अंधाधुन लोन लेने के लिए रिश्वत के बिना भी उस बैंक को, उस व्यक्ति को सबसे कम रेट पे लोन दे दे, तो कहीं नुकसान ना हो जाए बैंकिंग सिस्टम में। इसीलिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। आरबीआई द्वारा 2016 में इसको लागू किया गया था। 2010 से जारी आधार दर संरचना बेस रेट स्ट्रक्चर को प्रतिस्थापित करके, मतलब 2010 से चालू था क्या अपना आधार रेट, सबसे पहले हमने पढ़ा था बेस रेट, वो चालू था। बेस रेट के बाद 2016 से क्या होने लगा है, एमसीएलआर। और इससे पहले एक हम पढ़ेंगे बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ये पढ़ेंगे अभी हम आगे। 2016 में आरबीआई द्वारा लागू किया गया। 2010 से जारी आधार दर संरचना बेस रेट स्ट्रक्चर को प्रतिस्थापित करके यह वो दर है जिस पर दर बैंक इससे कम ब्याज दर पर ऋण नहीं दे सकते। मतलब ये आरबीआई के पास बताना पड़ता है कि मेरा एमसीएलआर इतना है, इससे कम रेट पर कोई भी बैंक, आरबीआई और भी बैंक इससे कम रेट पर किसी को भी लैंडिंग नहीं दे सकता, किसी को भी ऋण नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में बैंक वो ऐसी कौन सी दर है जिससे कम दर पर किसी को भी ऋण या लोन नहीं दे सकते, तो वो है एमसीएलआर। यहाँ पे हमारी क्लास डियर खत्म हो जाती है। आज कक्षा का समापन यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।